एक गरीब लड़की ने एक भूखे बुजुर्ग को अपने ढाबे पर खाना खिलाया और उसकी जिंदगी अचानक बदल गई जब उस बुजुर्ग का बेटा उसे ढूंढते हुए आया। आसमान सुरमई था, सर्दी की ठंडी हवा छोटे से गांव की हर गली कूचे से गुजर रही थी। लाल मिट्टी की सड़क एक चौराहे तक जाती थी जहां धान के खेत फैले हुए थे और फसल कटने के बाद घास फूस के कुछ ढेर बचे थे। गांव शांत था, बस कभी कभी दिवाली की तैयारियों में लगे घरों से एक दूसरे को पुकारने की आवाजें गूंज जाती थी। प्रिया का ढाबा उसी चौराहे पर चुपचाप खड़ा था, एक छोटा सा पुराना ढाबा जिसमें लड़की की कुछ घिसी पिटी मेज कुर्सियां और कुछ टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सियां थी जिन्हें ईंटों का सहारा दिया गया था। ढाबे के बाहर लगा प्रिया का ढाबा सादा भोजन लिखा बोर्ड भी धूप और बारिश से फीका पड़ चुका था। ढाबे के अंदर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा उदास था। प्रिया रसोई के कोने में बैठी थी, उसके पतले हाथ कांप रहे थे। वो हिसाब की किताब के पन्ने पलट रही थी, उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसके पिता एक कमजोर सफेद बालों वाले बुजुर्ग ढाबे के एक कोने में सिकुड़े बैठे थे। वो ठंड से बचने के लिए और लकड़ी नहीं जलाना चाहते थे क्योंकि उन्हें खर्च की चिंता थी। उनकी ओर से हल्की आहें सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को हिम्मत देने की कोशिश की। बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छे काम हमेशा शांति लाते हैं, याद है ना। प्रिया ने अपने पिता की ओर देखा, उसकी आंखों में थकान और उम्मीद की हल्की सी किरण थी। पिता के शब्दों ने उसे उन दिनों की याद दिला दी जब उसकी माँ जिंदा थी, जो हमेशा उसे सिखाती थी कि दयालुता सबसे कीमती संपत्ति है जो इंसान किसी को दे सकता है। लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि वह इस विश्वास को बनाए रख सकती है। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। प्रिया ने अपना पतला सा शॉल और कस लिया, किताब में लिखी छोटी सी रकम और महीने के अंत में चुकाए जाने वाले कर्ज को देखा। वो धीरे से बड़बड़ाई, अगर मैं इसका इंतजाम नहीं कर पाई तो मैं क्या करूंगी। ठीक उसी समय लकड़ी का चरमरता दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग अंदर आए। उनका पूरा शरीर भीगा हुआ था, उनका पैबंद लगा कोट ठंडी हवाओं से बचाने के लिए काफी नहीं था। उनके जूते फटे हुए थे जिससे उनके पतले कीचड़ से सने पैर दिख रहे थे। उनकी आंखों में थकान और उम्मीद की एक कमजोर सी किरण दोनों थी। बहन जी, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। प्रिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने अपने सामने खड़े उस बुजुर्ग को देखा जो कांपते हाथों से अपनी फटी हुई पकड़ी पकड़े हुए थे। उस छवि ने उसे उन दिनों की याद दिला दी जब उसका परिवार भी मुश्किल में था, जब उसकी माँ को परिवार का पेट भरने के लिए कटोरी कटोरी चावल उधार लेना पड़ता था। उस दिन एक अजनबी ने अपना खाना बांटा था जिसे वह और उसकी माँ कृतज्ञता से रो पड़ी थी। लेकिन वे फिर भी प्रिया ने खाली ढाबे को देखा। रसोई में बस थोड़े चावल और कुछ चिकन के टुकड़े बचे थे जो उसके अपने पिता के लिए बचा कर रखे थे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं तब दे सकती हूँ जब मैं खुद टूट रही हूँ? अगर मैंने इनकी मदद की तो क्या मैं कल का सामना कर पाऊंगी? कोने में बैठे उसके पिता सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया, मानो कह रहे हो कि जो सही है वही करो। प्रिया ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने बुजुर्ग से नरमी से कहा, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। प्रिया रसोई में गई, बचे हुए चावल निकाले और खिचड़ी बनाने की तैयारी करने लगी। उसने चिकन के कुछ छोटे टुकड़े भी काटे। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे जब वो उन पैसों के बारे में सोच रही थी जो इस भोजन के बाद उसके पास से चले जाएंगे। लेकिन जब उसने खिचड़ी से उठाए धुएं को देखा तो उसके खुद से कहा, माँ, मैं यह आपके लिए कर रही हूँ, उन सब के लिए जो आपने मुझे सिखाया है। जब गर्म खिचड़ी का कटोरा उनके सामने रखा गया तो बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चम्मच उठाया और खाते खाते रंधे गले से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत समय से इतना अच्छा खाना नहीं खाया। उन्होंने ढाबे को चारों ओर देखा। उनकी नज़र दीवार के कोने में लगी एक पुरानी तस्वीर पर जाकर रुक गई। वह प्रिया की माँ की तस्वीर थी। वह खुद से फुसफुसाया, यह महिला बहुत जानी पहचानी लग रही है। इस बात से प्रिया थोड़ी उलझन में पड़ गई। वह और पूछना चाहती थी लेकिन फिर रुक गई, बस चुपचाप मुस्कुरा दी। वो रसोई में वापस चली गई और साफ सफाई करने लगी। उसके मन में मिली जुले भाव उमड़ रहे थे, चिंता, पछतावा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी। रात हो चुकी थी। चौराहे पर छोटा सा ढाबा फिर से खामोशी में डूब गया। लेकिन प्रिया को नहीं पता था कि खिचड़ी का वह साधारण सा कटोरा जो उसने अभी अभी दिया था घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत करेगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी।
बाहर बारिश अभी भी रिमझिम बरस रही थी। पुरानी छत पर गिरती बूंदें ऐसी लग रही थी मानो जमीन और आसमान की आहें हो। ढाबे के अंदर का माहौल अजीब तरह से शांत हो गया था। आनंद जी वो बुजुर्ग एक घिसी पिटी लकड़ी के मेज पर सिकुड़े बैठे थे। उनके कांपते हाथ गर्म खिचड़ी के कटोरों को पकड़े हुए थे। वह खाते खाते चुपचाप अपने आंसू पोंछ रहे थे। वे आंसू जो इतने दिनों से भटकन के बाद सूख चुके थे, आज एक गर्म भोजन से फिर से उमड़ आए थे। प्रिया दूर से उन्हें देख रही थी। उसका दिल विचारों के बोझ से भारी था। आनंद जी की मदद करने के फैसले ने उन्हें राहत दी थी, लेकिन चिंता भी थी। वह थोड़ा सा भोजन उसके पिता की रात के खाने के लिए था। क्या वह सही कर रही थी या खुद को और ज्यादा मुश्किल में डाल रही थी? उसने धीरे से कहा, पर एक पुरानी याद धीमी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गई। उन दिनों जब उसकी माँ का अभी अभी देहांत हुआ था, पूरा परिवार गरीबी में डूब गया था। एक ठंडी सर्दियों की शाम उसके पिता ने एक अजनबी घर का दरवाजा खटखटाया था। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए भोजन मांगा था। उस महिला ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पिता बेटी को गर्म खिचड़ी का एक कटोरा दिया और साथ में एक बात कही जो प्रिया कभी नहीं भूली, मुश्किल में किसी की मदद करना अपने लिए पुण्य कमाने जैसा है। प्रिया ने अपने पिता की ओर देखा जो दीवार से टिके बैठे थे। उनकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनमें अभी भी सहानुभूति भरी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मानो अपनी बेटी के मन की बात पढ़ ली हो। क्या तुम्हें उस खिचड़ी के कटोरे का अफसोस है? प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। नहीं, मुझे बस चिंता है कि हमारे पास भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रही तो मैं क्या करूँगी? उसके पिता मुस्कुराए। उनकी आंखों में गर्मजोशी थी। गरीब लोग ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते हैं बेटी। अपने अच्छाई को बचाए रखना खुद को बचाए रखने जैसा है। यह मत भूलो कि हमें भी दूसरों से बहुत दयालुता मिली है। पिता के शब्दों ने प्रिया के दिल में एक छोटी सी लौ जला दी, जिसने एक उसके मन में डर को कुछ हद तक दूर कर दिया। उसने खुद से कहा, शायद आनंद जी की मदद करना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति में सांत्वना पाने का एक तरीका भी है। आनंद जी खाते खाते धीरे से बोले। उनकी आवाज़ रूंधी हुई थी। यह खिचड़ी मेरे खाए हुए किसी भी चीज़ से बेहतर है। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया ने बस एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन जब आनंद जी ने दीवार के कोने की ओर देखा जहाँ उसकी माँ की पुरानी तस्वीर लटकी थी, तो वह अचानक बड़बड़ाए। वह किसी ऐसी महिला की तरह दिखती है जिन्हें मैं जानता था। उनकी बात से प्रिया थोड़ी उलझन में पड़ गई, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। बस चुपचाप अपने काउंटर पर लौट आई और अपना काम करने लगी। अचानक तेज कदमों की आवाज़ हुई। सुनीता, पड़ोसन जो अक्सर ढाबे पर आती थी, अंदर आई। सुनीता की नज़र आनंद जी पर ऊपर से नीचे तक पड़ी, जिसमें परखने का भाव था। फिर वो प्रिया की ओर मुड़ी और धीमी आवाज़ में, जिसमें ताना छिपा नहीं था, बोली, तुम ऐसे लोगों को ढाबे में क्या आने देती हो? लोग कहते हैं कि वह एक धोखेबाज है जो भीख मांग कर भाग जाता है। प्रिया ने होंठ भींच लिए। उसके हाथ मेज पहुंचने वाले कपड़े पर कस गए, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई और नरमी से जवाब दिया, अगर मैं गलत हूँ तो यह खिचड़ी का कटोरा सिर्फ एक गलती होगी, लेकिन अगर उन्हें सच में मदद की जरूरत है तो मुझे इसका अफसोस नहीं होगा। प्रिया के जवाब ने सुनीता को हैरान कर दिया। वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन प्रिया की दृढ़ आंखों ने उसे रोक दिया। वह चुपचाप मुड़कर चली गई। प्रिया को एक पुरानी सर्दियों की रात याद आई, जब उसकी माँ के घर का एकमात्र भोजन एक अजनबी आदमी को दे दिया था। उसकी माँ ने कहा था, हो सकता है वे हमें कभी याद न रखे, लेकिन हमें सही काम करने का एहसास हमेशा याद रहेगा। तब तक आनंद जी खाना खा चुके थे। उन्होंने झिझकते हुए अपनी जेब से एक पुरानी अंगूठी निकाली और मेज पर रख दी। उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थी। मेरे पास धन्यवाद देने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। यह आखिरी चीज़ है जो मेरे पास बची है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके कुछ काम आएगी। प्रिया ने जल्दी से हाथ हिलाया। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी बदले की उम्मीद नहीं है। लेकिन जब उसकी नज़र अंगूठी पर पड़ी तो एक अजीब सा एहसास हुआ। उस अंगूठी पर एक जाना पहचाना प्रतीक बना हुआ था, ठीक वैसा ही प्रतीक जो उसकी माँ के गले के हार पर था, जो पुरानी तस्वीर में दिख रहा था। प्रिया ने अंगूठी उठाई। उसका दिल धड़कने लगा। उसने आनंद जी की ओर देखा। उसकी आंखें चिंता और जिज्ञासा से भरी थी। क्या आप मेरी माँ को जानते थे? आनंद जी ने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन जवाब देने से पहले ही उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें किसी दूर बिंदु पर टिक गई, जैसे किसी दर्दनाक बात को याद कर रहे हो। प्रिया का सवाल हवा में ही लटक रह गया। पीछे छोड़ गया एक जिज्ञासा और अनसुलझे एहसासों का ढेर।
अगले दिन आसमान अभी भी सुरमई था। काले बादल पूरे ग्रामीण इलाके पर छाए हुए थे, एक ठंडे दिन का संकेत दे रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों से गली का बाहरी सूखी पत्तियां उड़कर प्रिया के ढाबे की ओर जाने वाली सड़क पर फैल गई। ढाबे के अंदर प्रिया काउंटर पर गुमसुम बैठी थी। उसकी आंखें दराज में गिने गए चिल्लर पर टिकी थी। बार बार गिनने के बाद भी वह जानती थी कि यह रकम महीने के अंत में कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रिया की नज़र अनजाने में ढाबे के कोने पर गई, जहां उसकी माँ की चांदी का हार एक लाल कपड़े पर सहेज कर लटकाया गया था। यह आखिरी निशानी थी जो उसकी माँ ने छोड़ी थी, प्यार और त्याग का प्रतीक। लेकिन अब यह सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था कि कर्ज चुकाने के लिए शायद उसे यह हार भी बेचना पड़े। जब प्रिया ढाबा साफ कर रही थी तो दरवाजे से भारी कदमों की आवाज़ आई। सिर उठाकर देखने पर उसे ठाकुर साहब को पहचाना, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी शक्ल डरावनी और आंखें तेज थी। ठाकुर साहब ही वह साहूकार थे जिन्होंने कुछ महीने पहले उसे ढाबा सुधारने के लिए पैसे उधार दिए थे। वो अंदर आए, मेज पर जोर से चाय का गिलास रखा और बिना किसी लाग लपेट के सीधे कहा, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि इस महीने के अंत में पैसे चुकाने की आखिरी तारीख है। अगर नहीं चुकाए तो वह हार मेरा हुआ। प्रिया ने शांत रहने की कोशिश करते हुए धीरे से समझाने की कोशिश की, ठाकुर साहब, आजकल मेरा ढाबा खाली चल रहा है, मुझे इंतजाम करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। वो कुर्सी पर पीछे झुककर व्यंग्यात्मक रूप से हंसे, मुझे वजह से कोई मतलब नहीं है। 1 महीना बाद अगर पैसे नहीं मिले तो मुझे दोष मत देना। उनकी बात प्रिया के दिल में चाकू की तरह चुभ गई। वह खड़े हुए और धीरे धीरे दरवाजे से बाहर चले गए। ढाबे में एक भारी माहौल छोड़ गए। ठाकुर साहब के जाने के बाद प्रिया कुर्सी पर बैठ गई और सिर पकड़ लिया। निराशा और दबाव की भावना ने जैसे उसका दिल निचोड़ लिया हो। उसने अपने छोटे से ढाबे को देखा जो कभी उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, अब एक बोझ बन गया था जिसका कोई रास्ता नहीं था। शाम को प्रिया के पिता को ठाकुर साहब के आने की बात पता चली। वह चिंतित हो गए और अपनी बेटी को हिम्मत देने की कोशिश की। वह हार तुम्हारी माँ की निशानी है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए कोई काम ढूंढ लूंगा, उन्हें वह चीज मत लेने देना। पिता के शब्द सुनकर प्रिया का दिल और भी दुख गया। उसके पिता बूढ़े हो चुके थे, उनके पैर अब मजबूत नहीं थे, फिर भी वह उसकी मदद करना चाहते थे। वह जानती थी कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और यह लाचारी उसके कंधों पर और भी भारी पड़ रही थी। ढाबे के कोने में आनंद जी चुपचाप बैठे सब सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में इतने बड़े अमाउंट की जरूरत है? प्रिया ने उसकी ओर देखा। इस अप्रत्याशित सवाल पर हैरान थी, लेकिन उसने बस संक्षेप में जवाब दिया, मैं यह ढाबा खोना नहीं चाहती, यह मेरे और मेरे पिता के लिए सब कुछ है। आनंद जी ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में गहरी सोच थी। वो धीरे धीरे बोले, जैसे खुद को याद दिला रहे हो, मैं उस एहसास को समझता हूँ, अपनी सबसे कीमती चीज जो देना कोई नहीं चाहता। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। उसे देखते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने चुपचाप उसे वापस जेब में रख लिया और कुछ नहीं कहा। उनकी इस हरकत ने प्रिया को उत्सुक कर दिया, लेकिन वह पूछ नहीं सकी। अगली सुबह जब प्रिया ढाबे के बाहर सफाई कर रही थी तो पड़ोसन सुनीता ने आनंद जी को आंगन साफ करते देखा और नाखुशी जताई। वो प्रिया की ओर मुड़ी और इतनी धीमी आवाज में बोली कि आनंद जी भी सुन सके, तुम जरूरत से ज्यादा दयालु हो रही हो। ऐसे लोगों को पनाह मत दो, वे कुछ अच्छा नहीं लाएंगे, एक दिन तुम पछताओगी। प्रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस नरमी से कहा, किसी को मदद की जरूरत है, मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। उस शाम जब ढाबा खाली हो गया था, आनंद जी ने अचानक प्रिया से पूछा, अगर एक दिन तुम सब कुछ खो दो तो क्या तुम अपनी दयालुता बनाए रखोगी? प्रिया इस सवाल से चौंक गई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसके दिल के सबसे गहरे डर को देख लिया हो। वो चुप रही समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। आनंद जी उदासी से मुस्कुराए और आगे बोले, तुम अपनी माँ जैसी हो, वह भी ऐसी ही मुश्किल पसंदगियों के लिए सामने खड़ी थी। उनकी बात ने प्रिया को उलझन में डाल दिया। वो और पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जल्दी से विषय बदल दिया, जैसे जानबूझकर टाल रहे हो। प्रिया के मन में अनसुलझे सवाल उमड़ रहे थे। इस आदमी में कुछ बहुत खास था और उसका और उसकी माँ का कोई संबंध था, एक ऐसा संबंध जिसके बारे में जानने से प्रिया खुद को रोक नहीं पा रही थी। कई दिनों की रिमझिम बारिश के बाद उस सुबह आसमान साफ हो गया। हल्की धूप छोटे से गांव पर फैल गई। ढाबे की ओर जाने वाली सड़क पर पत्तियां पर जमी पानी की बूंदें भाप बनकर उड़ रही थी, जिससे एक पतली ठंडी धुंध बन गई थी। लेकिन प्रिया का ढाबा अभी भी शांत और खाली था, जैसे कि हर दिन होता था। प्रिया मेज कुर्सियां साफ कर रही थी।
कि उसे दरवाजे से कदमों की आहट सुनाई दी। सिर उठाकर उसने देखा कि आनंद जी वापस आ गए हैं, हाथ में एक छोटा सा बंडल लिए हुए। वह चुपचाप ढाबे में दाखिल हुए। उनकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। वो प्यार से मुस्कुराए और धीरे से बोले, क्या मैं सफाई में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मुझ पर तुम्हारा एक भोजन का कर्ज है। प्रिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उनकी सच्ची आंखों ने उसे मना करने नहीं दिया। आपको यह करने की जरूरत नहीं है। वह भोजन तो एक छोटी सी बात थी। आनंद जी ने सिर हिलाया। उनकी आवाज़ गहरी हो गई। शायद तुम्हारे लिए यह छोटी बात हो, लेकिन मेरे लिए वह यह बहुत बड़ी थी। मैं तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आनंद जी तुरंत काम में लग गए। उम्र और कमजोरी के बावजूद उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाई, मेज कुर्सियों को बहुत सावधानी से व्यवस्थित किया। हर हरकत धीमी लेकिन सधी हुई थी, जैसे यह उनका अपना ढाबा हो। जब प्रिया पानी लेकर आई तो वह ढाबे के बरामदे में बैठकर बातें करने लगी। आनंद जी ने धीरे धीरे अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया। उनकी आवाज़ में उदासी थी। मेरा भी एक छोटा सा परिवार था, एक प्यारी पत्नी और एक बेटा, लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया, सब मेरे गलत फैसलों की वजह से। प्रिया चुपचाप सुनती रही। उनका दर्द सुनकर उसका दिल भारी हो गया, जिसे वह कुछ हद तक समझ ही सकती। वह रोंदे हुई आवाज़ में आगे बोले, मैं व्यापार में असफल हो गया, सब कुछ खो दिया, फिर दोस्त भी मुंह मोड़ गए, जिससे मुझे यहाँ वहाँ भटकना पड़ा। जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी उसे छोटी छोटी चीज़ों की कीमत समझ में आती है, जैसे एक वक्त का खाना या एक बस सांत्वना का शब्द। आनंद जी रुके, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने छोटे से बंडल से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक युवा महिला थी, जिसकी मुस्कान बहुत कोमल थी। प्रिया चौंक गई। उसने तुरंत पहचान लिया कि तस्वीर में दिख रही महिला उसकी माँ जैसे दिख रही थी जब वह जवान थी। उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए धीरे से पूछा, तस्वीर में कौन है अंकल? आनंद जी ने तस्वीर को देर तक अपने हाथ में रखा। उनकी आंखें अतीत में खो गई। यह वो है जिन्होंने मेरी मदद की थी, लेकिन मैं उनका कर्ज नहीं चुका पाया। समय बीत गया, मैं बस यही सोचता रहा कि क्या मुझे फिर से शुरुआत करने का कोई मौका मिलेगा। प्रिया का दिल जैसे बैठ गया। उनकी कहानी ने उसे भावुक और भ्रमित दोनों कर दिया। वह और पूछना चाहती थी, लेकिन लगा कि वह ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, इसलिए वह चुप रही। जब प्रिया बर्तन साफ कर रही थी, एक बुजुर्ग ग्राहक अंदर आए। उन्होंने ढाबे के चारों ओर देखा। उनकी नज़र उस कोने की मेज पर जाकर रुक गई जहाँ आनंद जी चुपचाप बैठे थे। ग्राहक ने धीरे से भौहें सिकोड़ी, फिर प्रिया की ओर मुड़कर धीरे से पूछा, वह कौन है? वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हैं जिसे मैं जानता था, लेकिन वह बहुत पहले गायब हो गए थे। ग्राहक के सवाल ने प्रिया को और भी उलझन में डाल दिया। उसने आनंद जी को देखा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर वह कौन थे? उसका परिवार से क्या संबंध था? जब ग्राहक चले गए, आनंद जी ने धीरे से प्रिया से कहा, क्या तुम मानती हो कि अतीत वापस आ सकता है? कुछ चीज़ें जो खो चुकी लगती है, वह हम धैर्य रखे तो वापस आने का रास्ता खोल लेती है। प्रिया उनकी बात सुनकर शब्द रह गई। उनके शब्द एक अस्पष्ट संदेश की तरह थे, जिसने उसके अंदर जिज्ञासा और एक बेचैनी की भावना पैदा कर दी। ऐसा लग रहा था कि आनंद जी अपने साथ एक बड़ी कहानी लेकर चल रहे थे, जो उसने सोची थी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी। एक ऐसी कहानी जिसका उसे जल्दी सामना करना था। दिवाली का माहौल धीरे धीरे छोटे से गांव पर छा रहा था। अमीर परिवार मिठाइयाँ बनाने और घरों को सजाने में व्यस्त थे। हर गली नुक्कड़ से हंसी मजाक की आवाज़ें गूंज रही थी। घरों के बाहर लालटेनें ऊंची लटकाई गई थी, जो ठंडे मौसम में गर्म रंग बिखेर रही थी। लेकिन इस हलचल भरे माहौल के बीच प्रिया का छोटा सा ढाबा खामोश और उदास था। प्रिया खिड़की के पास खड़ी बाहर की सड़क को देख रही थी। उसका दिल बाहर की हलचल और अंदर के खालीपन की तुलना करके बैठ गया। ढाबे के अंदर परिचित ग्राहक भी कम हो गए थे। कुछ तो ढाबे के पास से गुजरते हुए चुपचाप रास्ता बदल लेते थे। जब से आनंद जी आए थे, यह अफवाह तेजी से फैल गई थी कि वह मनुष्य कहलाते हैं, और लोग एक दूसरे से कहते थे कि इस छोटे ढाबे पर दुर्भाग्य का साया है। कुछ परिचित ग्राहकों ने प्रिया को चतुराई से सलाह दी, प्रिया बेटी, दयालुता कीमती है, लेकिन सही व्यक्ति और सही समय पर होनी चाहिए। खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। प्रिया ने बहस नहीं की, बस चुपचाप सिर हिला दिया। लेकिन दिल की गहराई में हर टिप्पणी एक चाकू की तरह चुभ रही थी, जो पहले से ही चिंता से भरे दिल को और घायल कर रही थी। वह जानती थी कि अगर ढाबा ऐसे ही खाली रहा तो वह कर्ज एक ऐसा बोझ बन जाएगा जिसे वह पार नहीं कर पाएगी।
हार न मानने का फैसला करते हुए प्रिया ने दिवाली के अवसर पर बेचने के लिए समोसे बनाने का सोचा। उसने अपने बचे हुए आखिरी पैसे सामग्री खरीदने में लगा दिए। वो खुद ही लगन से आलू उबालने, मैदा गूंथने और समोसे बनाने में जुट गई। आलू, मसालों और मैदे की खुशबू ठंडे माहौल में फैल गई, जिससे प्रिया को अपनी माँ की याद आ गई। हर दिवाली पर उसकी माँ भी चूल्हे के पास बैठकर उसे मुश्किलों से पार पाने के लिए हिम्मत देती थी। प्रिया ने कहाड़ी में तलने समोसे को देखा। चूल्हे की गर्मी ने जैसे उसके दिल के कुछ दुख को हद तक शांत कर दिया। उसने खुद से कहा, बस अगर मैं कोशिश करती रहूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब प्रिया ने सुनहरे समोसे बेचने के लिए सजाए तो कोई भी नहीं रुका। पास से गुजरने वाले लोग बस एक नज़र डालते और जल्दी से आगे बढ़ जाते, जैसे उन्हें डर हो कि ढाबे के कोने में आनंद जी की मौजूदगी कोई अपशुकन न ला दे। प्रिया की पड़ोसन सुनीता इस बार और भी तीखे तेवर के साथ आई। वो ढाबे के बीच में खड़ी होकर जोर से बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता? लोग तुम्हारे ढाबे में उस बूढ़े की वजह से नहीं आ रहे हैं। तुम इसी तरह दयालु बनी रहोगी तो सिर्फ खुद को ही दुख दोगी। प्रिया ने खुद को शांत रखने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर नरमी से जवाब दिया, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। कोई आए न आए यह उनकी पसंद है। आनंद जी कोने में चुपचाप बैठे सब सुन रहे थे। उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी थी, जैसे वह किसी बहुत दूर की सोच रहे हो। अब जब सुनीता चली गई तो प्रिया थक कर काउंटर के पास एक कुर्सी पर बैठ गई। उसके मन में भावनाओं का एक तूफान था, निराशा, उदासी और खुद पर संदेह के क्षण। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सही कर रही हूँ या वे सभी आलोचनाएं सही है? इस शांत माहौल में आनंद जी प्रिया के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन समझदारी से भरी थी। तुमने किसी से भी ज्यादा अच्छे काम किए हैं जिनसे मैं मिला हूँ, लेकिन कभी कभी दयालुता की भी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी थकी हुई आंखें आनंद जी की अनुभवी आंखों से मिली। उसके मन में सवाल उठने लगे। आनंद जी ने अफसोस से साथ आगे कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जो तुम्हारी तरह था। वे दूसरों के लिए जीते थे, लेकिन अंत में उन्होंने वह खो दिया जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय था। आनंद जी के शब्दों ने प्रिया को असहज कर दिया। उसे लगा जैसे उनकी आलोचना की जा रही है, लेकिन जब उसने उनके चेहरे को देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई फैसला नहीं था, बल्कि शब्दों के पीछे छिपा एक गहरा दर्द था। ठीक उसी समय कमला देवी, जो ढाबे की एक पुरानी ग्राहक थी, अंदर आई। आनंद जी को देखकर उन्होंने धीरे से भौहें सिकोड़ी। खिचड़ी का कटोरा मंगवाने के बाद उन्होंने प्रिया को बाहर खींचकर फुसफुसाया, प्रिया बेटी, मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें सच में सलाह देती हूँ कि सावधान रहो। मैं नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन ऐसे लोग अक्सर सीधे नहीं होते। प्रिया ने बस मुस्कुरा कर जवाब दिया, धन्यवाद अम्मा, लेकिन मेरा मानना है कि हर कोई मदद का हकदार है। लेकिन कमला देवी के शब्दों ने प्रिया के मन में एक बड़ी शंका पैदा कर दी थी। वो आनंद जी के बारे में सवाल करने लगी। आखिर वह कौन थे? वो क्या छिपा रहे थे? जब ढाबा धीरे धीरे खाली हो गया, प्रिया ने खामोशी में मेज कुर्सियां साफ की। उसने कोने की ओर देखा जहां आनंद जी अभी भी गहरी सोच में बैठे थे। उनकी आंखें जैसे किसी बहुत दूर की जगह को देख रही थी, एक ऐसी जगह जो रहस्यों से भरी थी और जहां तक वह अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। शांत गांव जो केवल रोजमर्रा की कहानियां का आदी था। जब आनंद जी के बारे में चर्चाओं से गूंज रहा था, वो बूढ़े फटेहाल आदमी जो अचानक गांव में प्रकट हुए थे। बाजार में, गांव की सड़क पर, दुकानदारों से लेकर गृहिणी तक सभी संदेह भरी नजरों से उनके बारे में फुसफुसा रहे थे। वह यहीं रहते हैं, है ना? कुछ साल पहले आनंद नाम के एक आदमी ने कोई बड़ा घोटाला किया था, गांव वालों के सारे पैसे डुबो दिए और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। अफवाहें दूर दूर तक फैली, साथ में लाई भेद भरी नजरें और आधी अधूरी कहानियां। लोग आनंद जी को एक संदिग्ध अजनबी के रूप में देख रहे थे, न कि एक दयनीय बूढ़े के रूप में। उस सुबह गांव के एक बुजुर्ग महिला शांति देवी खिचड़ी का कटोरा मंगवाने के बाद उन्होंने कोने की ओर देखा जहां आनंद जी हमेशा की तरह गहरी सोच में बैठे थे। उन्होंने जिज्ञासा से भरी आवाज में प्रिया से पूछा, वो आदमी कौन है? बहुत जाना पहचाना लग रहा है, जैसे पहले यहीं रहता था। प्रिया ने शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, बस वह एक जरूरतमंद है अम्मा। लेकिन शांति देवी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी की और बताने लगी, मुझे याद आया, वह बिल्कुल आनंद नाम के एक आदमी की तरह दिखते हैं जिसने गांव में बड़ा हंगामा किया था। उस समय वह कोई बड़ा व्यापार करते थे और अंत में कई लोगों के पैसे डूब गए। उसके बाद वह गायब हो गया, कोई नहीं जानता कि कहाँ गए। प्रिया चुप रह गई। शांति देवी की बातें उसके दिल में चुभ रही थी। वह यह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि जिस आदमी की वह मदद कर रही है उसका अतीत ऐसा हो सकता है।
पूरे दिन प्रिया आनंद जी पर नजर रखती रही। उनकी आंखों में अभी भी दूर तक देख रही थी, जैसे वह अपनी दुनिया में खोए हुए हो, अपने चारों ओर अफवाहों से बेखबर। प्रिया के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा था, अगर वह सच में वही आदमी है तो क्या मैं उनकी मदद करके कोई गलती कर रही हूँ। जब ढाबा खाली हो गया, प्रिया ने सारी हिम्मत बटोरकर आनंद जी का सामना किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आनंद जी, क्या आप पहले इस गांव में रहते थे? कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने अतीत में कुछ गलत किया था। आनंद जी इस सवाल पर हैरान नहीं हुए। उन्होंने चाय का कप नीचे रखा, थोड़ी देर चुप रहे और फिर धीरे धीरे जवाब दिया, हाँ, मैं यहीं रहता था और यह भी सच है कि मैंने गलतियां की थी, लेकिन हर बात वैसी नहीं है जैसी लोग सोचते हैं। उनकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी, लेकिन एक गहरा दुख छिपा हुआ था। उन्होंने आगे कहा, यह अतीत याद करने लायक नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज रखी है जो मुझे याद दिलाती है कि मैं अपनी गलती कभी ना भूलूं। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकाली, वही युवा महिला की तस्वीर जिसकी मुस्कान कोमल थी। प्रिया ने तुरंत पहचान लिया कि यह उसकी माँ जैसे दिखने वाली वही तस्वीर है जो उसने पहले देखी थी, लेकिन इस बार उसने और कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप आनंद जी को तस्वीर को जेब में रखते हुए देखा, जैसे किसी कीमती खजाने की रक्षा कर रहे हो। उस शाम प्रिया ने एक कहानी अपने पिता को सुनाई। उन्होंने सुनकर थोड़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा, प्रिया, तुम्हें सावधान रहना होगा। हो सकता है वह बुरे आदमी न हो, लेकिन अगर वह मुसीबत लाते हैं तो वह तुम्हें भुगतना पड़ेगा। प्रिया ने अपने पिता को देखा, उसका दिल दुविधा में था। उसने नरमी से जवाब दिया, लेकिन पिताजी, अगर हर कोई ऐसा ही सोचेगा तो उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका कभी नहीं मिलेगा। प्रिया ने तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने के लिए सामान्य से बेहतर भोजन बनाने का फैसला किया। उसने आनंद जी को अपने पिता के साथ खाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि प्रिया के पिता शुरू में झिझक रहे थे, फिर भी वह भोजन में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। भोजन के दौरान आनंद जी ने प्रिया और उसके पिता की ओर देखा। उनकी आवाज़ भावनाओं से भरी थी। आप दोनों का धन्यवाद जिन्होंने मेरी मदद की। प्रिया बेटी, तुम यह नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे परिवार ने कभी मेरी जिंदगी बदल दी थी। प्रिया उलझन में पड़ गई और हाथ रोक कर पूछा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मेरी माँ को जानते थे? आनंद जी बस मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिया। वह खड़े हुए और धीरे धीरे बाहर चले गए। मेज पर एक तनावपूर्ण माहौल और अनसुलझे सवाल छोड़ गए। आनंद जी के रहस्यमय शब्दों और गांव की अफवाहों ने प्रिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद से कहा कि वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह इस रहस्यमय आदमी के पीछे की सच्चाई का पता नहीं लगा लेती। उस रात अचानक एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं जैसे सब कुछ उड़ा ले जाना चाहती थी। ढाबे की जर्जर छत पर धड़ाधड़ी रही थी। प्रिया घबराकर पूरे ढाबे में भागी। बारिश के अंदर आने से पहले मेज कुर्सियां को हटाने और जरूरी सामान को बचाने की कोशिश कर रही थी। बारिश का पानी पुरानी छत की दरारों से बहकर फर्श पर धार बनकर गिर रहा था। प्रिया के पिता ने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही एक ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें गिरा दिया और उन्हें सांस लेने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा। पिताजी, आप कोशिश मत कीजिए। प्रिया ने चिंतित होकर अपने पिता को अंदर सहारा दिया। उनकी खांसी बढ़ती जा रही थी और उनकी धड़धड़ाती सांसों ने प्रिया को डरा दिया। आधी रात के करीब जब बारिश कुछ कम हुई, आनंद जी चुपचाप प्रिया के पास आए। उनकी आंखें गहरी थी। उन्होंने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तुम्हें अपने पिता को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। प्रिया झिझकी। उसके पर्स में इतने पैसे नहीं थे कि वह अस्पताल का खर्च उठा सके। यह सोचकर उसका दिल बैठ गया, लेकिन अपने पिता को लगातार खांसते हुए देखकर वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। प्रिया ने जल्दी से शॉल ओढ़ा, अपने पिता को साइकिल पर बिठाया और आनंद जी की मदद से उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गई। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि प्रिया के पिता को तुरंत भर्ती करने और इलाज की जरूरत है। प्रिया ने अस्पताल के बिल को देखा। उसका दिल बैठ गया। रकम इतनी ज़्यादा थी कि वह उसका इंतजाम नहीं कर सकती थी। यह लगभग असंभव था। आपको यह रकम जल्दी तैयार करनी चाहिए ताकि हम इलाज शुरू कर सकें, डॉक्टर ने शांत आवाज में कहा, लेकिन इससे प्रिया का दिल जैसे निचोड़ लिया गया। शुरुआती अस्पताल का खर्च चुकाने के बाद प्रिया गलियारे में बाहर आई। उसकी आंखों लोगों की भीड़ में खोई हुई थी। उसने ठाकुर साहब, अपने साहूकार और पैसे उधार लेने के बारे में सोचा। हालांकि वह जानती थी कि यह लगभग व्यर्थ है, जैसा कि अनुमान था। ठाकुर साहब ने बेरुखी से मना कर दिया। प्रिया, मैंने तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए बहुत समय दिया है। अब पुराना कर्ज नहीं चुकाया तो और उधार लेने के बारे में मत सोचो। प्रिया सिर झुकाकर चली गई। आंसू चुपचाप बह निकले।
गांव की जानी पहचानी सड़कें अचानक अजनबी और अकेली लगने लगी। जब प्रिया ढाबे पर लौटी तो आनंद जी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे कुछ पुराने नोटों का एक बंडल दिया। उनकी आंखों गंभीर थी। यह पैसे लो और अपने पिता का इलाज कराओ। मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वह यही है। प्रिया ने हैरान होकर आनंद जी की ओर देखा और फिर सिर हिला दिया। आप भी मुश्किल में है, मैं यह नहीं ले सकती, आनंद जी ने नरमी से जवाब दिया। प्रिया बेटी, कुछ कर्ज पैसे से नहीं चुकाए जाते। तुम्हारे परिवार ने मेरी एक तरह से मदद की थी जो शायद तुम नहीं जानती। यह मेरा उस कर्ज को चुकाने का तरीका है। प्रिया ने उन्हें देखा, कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। वह नहीं जानती थी कि उसके दिल पर किस बात का बोझ ज्यादा था, कर्ज का दबाव या आनंद जी के रहस्यमय शब्द। तूफान गुजर गया लेकिन अपने पीछे बहुत बड़ी तबाही छोड़ गया। ढाबे की छत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। मेज कुर्सियां बारिश के पानी से भीग गई थी और ढाबे का माहौल नम और ठंडा हो गया था। जो परिचित ग्राहक पहले आते थे अब वे भी नहीं आते थे। प्रिया ने ढाबे की मरम्मत के लिए अपनी मां का पुश्तैनी हार बेचने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने अपने पिता से यह बात कही तो उन्होंने तुरंत विरोध किया। नहीं प्रिया, यह आखिरी चीज है जो तुम्हारी माँ ने हमें दी थी। इसे बेच दिया तो सारी यादें खो जाएंगी। प्रिया चुप रही, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। उस रात जब प्रिया के पिता आराम कर रहे थे, प्रिया थककर काउंटर पर ही सो गई। उसे पता नहीं चला कि आनंद जी अभी भी ढाबे में थे। उन्होंने चुपचाप सफाई की, इस्तेमाल करने लायक लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा किया, मेज कुर्सियों की मरम्मत की और छत को एक पुराने तिरपाल से ढक दिया। सुबह जल्दी आ जाने से पहले उन्होंने काउंटर पर एक छोटा सा कागज छोड़ा जिस पर लिखा था, तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद। यह मेरा धन्यवाद करने का तरीका है। प्रिया उठी, कागज देखा, उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन जिस चीज ने उसे और भी हैरान कर दिया वह उस कागज पर लिखा एक छोटा सा प्रतीक जो बिल्कुल उसकी माँ के हार पर बने प्रतीक जैसा था। प्रिया ने कागज उठाया, उसका दिल उलझन और संदेह से भर गया। उसने खुद से पूछा, क्या वह सिर्फ एक संयोग है या आनंद जी और मेरे परिवार के बीच सच में कोई संबंध है? यह सवाल उसके दिमाग में तब तक घूमता रहा जब तक उसने फैसला नहीं कर लिया कि वह सीधे आनंद जी से इस बारे में पूछेगी। लेकिन जब वह ढाबे से बाहर निकली तो वह सुबह जल्दी ही कहीं जा चुके थे। एक ऐसा खालीपन छोड़ गए जिसका जवाब वह चाहती थी। प्रिया ढाबे के सामने खड़ी रही, उसकी आंखें दूर तक देख रही थी। उसने खुद से कहा कि उसे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। अस्पताल में एक लंबी रात के बाद प्रिया सुबह सुबह ढाबे पर लौटी। सूरज की हल्की किरणें पतली धुंध से छन कर आ रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। पिछली रात अपने पिता को बिस्तर पर कमजोर पड़े देखकर प्रिया ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा असहाय महसूस किया। ढाबे में घुसते ही प्रिया हैरान रह गई। ढाबा साफ सुथरा था। जो मेज कुर्सियां तूफान के खराब हो गई थी उन्हें पुराने लकड़ी के टुकड़ों से अस्थायी रूप से ठीक कर दिया गया था। छत पर तिरपाल को ठीक से फैलाकर लगाया गया था। प्रिया काउंटर पर गई जहां एक छोटा सा कागज मिला जिस पर साफ सुथरी लिखावट में लिखा था, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। यह मेरा उस दयालुता को लौटाने का तरीका है। उस लिखावट के नीचे वही जाना पहचाना प्रतीक था जो उसकी माँ के हार पर बनने का जैसा था। प्रिया ने कागज को देखा, उसका दिल भावनाओं और उलझन से भर गया। उन्होंने यह सब सिर्फ मुझे धन्यवाद देने के लिए किया। प्रिया ने खुद से पूछा, आनंद जी के बारे में उसके मन में जो संदेह थे वे जैसे गायब हो गए। उस दोपहर जब प्रिया ढाबा फिर से व्यवस्थित कर रही थी तो पड़ोसन सुनीता आई। ढाबे की सुधरी हुई हालत देखकर भी सुनीता ने ताना मारा, तुम्हें अजीब नहीं लगता? कोई इतना अच्छा है तो जरूर कोई मतलब होगा, सावधान रहना। प्रिया ने अपनी नाराजगी को दबाते हुए नरमी से जवाब दिया, सुनीता दी, शायद आप सही हो, लेकिन मेरा मानना है कि हर अच्छा इंसान कुछ मांगता नहीं है। अगर हम सब पर शक करते रहेंगे तो इस दुनिया में ठंडक से अलावा कुछ नहीं बचेगा। पहली बार सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस प्रिया को एक अजीब नज़र देखती रही। उस शाम एक आधेड़ उम्र का अच्छे कपड़े पहने आदमी ढाबे में आया। उसने खिचड़ी का एक कटोरा मंगवाया, लेकिन उसकी आंखें लगातार चारों ओर घूम रही थी जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। जब प्रिया खिचड़ी लेकर आई तो उसने उसे देखकर धीरे से पूछा, यहाँ आनंद नाम का कोई आदमी है ना? मैंने सुना है कि वह अक्सर यहाँ आता है। प्रिया हैरान हुई लेकिन ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, लेकिन वह सुबह जल्दी ही चले गए। क्या आपको उनसे कोई काम है? उस आदमी ने गहरी सांस ली और फिर बताया, मैं एक पुराने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। वह कभी एक बड़े व्यवसायी थे,
पूरे इलाके में खाद्य पदार्थों की एक श्रृंखला चलाते थे, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त से धोखा खाने के बाद उन्होंने परिवार से लेकर संपत्ति तक सब कुछ खो दिया। मैंने सुना है कि वह एक महिला की तस्वीर अपने साथ रखते हैं जिसे वह अपनी जीवन रक्षक कहते हैं। उस आदमी की कहानी ने प्रिया को अनायास ही उस तस्वीर की याद दिला दी जो आनंद जी अपने साथ रखते थे। उस तस्वीर में दिख रही महिला उसकी माँ से अजीब तरह से मिलती जुलती थी। प्रिया ने सावधानी से पूछा, क्या आपको यकीन है कि वह आनंद जी ही है? उस आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। गलती करना मुश्किल है, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि उस घटना के बाद वह गायब हो गए। प्रिया चुप रही, कुछ और नहीं कहा, लेकिन उसके मन में जैसे लहरें उठ रही हो। अस्पष्ट टुकड़े अब उसके दिमाग में और स्पष्ट होने लगे थे। उस शाम जब ढाबा खाली हो गया, प्रिया दीवार पर लगी अपनी माँ की पुरानी तस्वीर के सामने बैठ गई। तस्वीर में उसकी माँ मुस्कुरा रही थी, पुराने ढाबे के बगल में खड़ी थी और उनके गले में वही जाना पहचाना हार चमक रहा था। उसने तस्वीर में हार को ध्यान से देखा और फिर उस कागज को देखा जो आनंद जी ने छोड़ा था। कागज पर और हार पर बना प्रतीक बिल्कुल एक जैसा था। आखिर वह कौन है? वह इस प्रतीक के बारे में कैसे जान सकते हैं? प्रिया ने बड़बड़ाया। उसका दिल जिज्ञासा और चिंता से भरा था। उसने फैसला किया कि जब आनंद जी वापस आएंगे तो वह उनसे जरूर पूछेगी, लेकिन साथ ही उसका एक हिस्सा उस सच्चाई का सामना करने से डर रहा था जो सामने आ सकती थी। प्रिया को अपनी माँ के कहे शब्द याद आए, दयालुता हमेशा वापस आने का रास्ता खोज लेती है, चाहे कितनी भी साल बीत जाए। प्रिया की आंखें नम हो गई। उसने खुद से कहा कि आनंद जी का अतीत चाहे जो भी हो, उन्होंने उसके पिता और उसके लिए जो दयालुता दिखाई है वह सच्ची है, और यही वह सब है जिस पर उसे इस समय विश्वास करने की जरूरत है। सुबह सूरज की किरणें धुंध से छनकर आ रही थी, लेकिन प्रिया के दिल को शांत करने के लिए काफी नहीं थी। ढाबा अभी भी खाली था। हालांकि उसने मेन्यू में सुधार करने और जगह को फिर से सजाने की कोशिश की थी। आनंद जी के बारे में अफवाहें जैसे गांव के लोगों को दिमाग में घर कर गई थी, जिससे हर कोई ढाबे के दरवाजे से गुजरते हुए झिझकता था। प्रिया काउंटर पर बैठी थी। उसकी आंखें दराज में बचे कुछ सिक्कों पर टिकी थी। वह जानती थी कि अगर वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाई तो सब कुछ ढह जाएगा। ढाबा, उसके पिता और उसकी जिंदगी और छोटी सी उम्मीद जिसे वह बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उस शाम प्रिया ने अपने पिता से बात की। पिताजी, मुझे लगता है कि मैं हार बेच दूंगी। ढाबा ही हमारे पास सब कुछ है। अगर हम इसे ठीक नहीं कराते तो हम इसे हमेशा के लिए खो देंगे। प्रिया के पिता ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में हैरानी और दर्द साफ झलक रहा था। नहीं प्रिया, तुम वो हार नहीं बेच सकती। यह सिर्फ एक चीज नहीं है, यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। अगर हमने इसे बेच दिया तो हमारे पास उन्हें याद करने के लिए क्या ही बचेगा। प्रिया अपने पिता के पास बैठ गई, आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। माँ समझती है ना पिताजी, वो नहीं चाहती कि हम सिर्फ एक निशानी को बचाने के लिए सब कुछ खो दे। उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सिर झुका लिया। छोटे से घर में खामोशी छा गई। बस दरवाजे की दरार से आती हवा की आवाज उन्हें गुजरे हुए तूफान और आने वाली मुश्किलों की याद दिला रही थी। अगली दोपहर आनंद जी ढाबे पर वापस आए। वह एक छोटा सा थैला लिए हुए थे और उनके चेहरे पर गहरी सोच थी। प्रिया को काउंटर पर थके हुए चेहरे के साथ बैठे देखकर वह बैठ गए और बोले, प्रिया बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दबाव में हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम जो कर रही हो वह सही है। दयालुता कभी खोती नहीं है, उसे बस वापस आने में समय लगता है। प्रिया झिझकते हुए पुश्तैनी-हार और उसे बेचने के इरादे के बारे में बताया। यह सुनकर आनंद जी की आंखें एक अजीब तरह से चमक उठी। क्या उस हार पर कोई खास निशान है? उन्होंने धीमी लेकिन रहस्यमय आवाज में पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया और उस निशान के बारे में बताया जो उस कागज पर बने प्रतीक जैसा था जो आनंद जी ने छोड़ा था। यह सुनकर आनंद जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें गहरी सोच में डूब गई। शायद हर चीज के होने का कोई कारण होता है। जब समय आएगा तो तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। प्रिया और पूछना चाहती थी, लेकिन आनंद जी बस मुस्कुराए और उठकर बाहर चले गए। उनके टालने के तरीके से उन्हें उसके अतीत के बारे में और भी उत्सुक कर दिया। शाम को जब ढाबा लगभग खाली हो गया, एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से अंदर आया। उसका पहनावा तो शानदार था, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने मेज पर एक फाइल रखी, प्रिया को देखा और सीधे कहा, क्या तुम जानती हो कि आनंद जी असल में कौन है? प्रिया हैरान थी। जवाब देने से पहले ही उस आदमी ने फाइल खोल दी, जिसमें उस तस्वीरें और विस्तृत जानकारी थी। वह शहर की सबसे बड़ी खाद्य श्रृंखला के संस्थापकों में से एक थे, लेकिन उन्हें अपने ही सबसे अच्छे दोस्त ने धोखा दिया, जिससे उनकी सारी संपत्ति, परिवार सब बिखर गया। तब से वह छिप छिप कर रह रहे हैं
और चुपचाप गरीब लोगों की मदद करते हैं। यह सुनकर प्रिया उलझन में पड़ गई। वो जो सुन रही थी उसे बूढ़े अकेले आदमी की छवि से मिलाने की कोशिश कर रही थी जिसे वह जानती थी। क्या आपको यकीन है कि वह आनंद जी ही है? प्रिया ने कांपती आवाज़ में पूछा। उस आदमी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं उन्हें कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। उनके कामों के पीछे हमेशा एक गहरा कारण होता है। अगली सुबह प्रिया हमेशा की तरह ढाबे पर आई, लेकिन आनंद जी वहाँ नहीं थे। उन्होंने एक छोटा सा पत्र छोड़ा था। लिखावट साफ लेकिन जल्दबाजी में थी। सब कुछ के लिए धन्यवाद। मुझे जो अधूरा है उसे पूरा करने के लिए समय चाहिए। मुझे मत ढूंढना। प्रिया ने पत्र उठाया। उसका दिल जैसे बैठ गया। आनंद जी की अनुपस्थिति में ढाबा से पहले कहीं ज़्यादा खाली और ठंडा लग रहा था। पत्र के अंत में आनंद जी के एक और पंक्ति लिखी थी, अगर तुम सच में सच्चाई जानना चाहती हो तो इसे पते पर आना। प्रिया ने पत्र के साथ संलग्न कागज खोला। यह एक बड़े शहर का पता था जहां आनंद जी पहले काम करते थे। वह कागज को घूरती रही। उसका मन संघर्ष कर रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मुझे आनंद जी को ढूंढने और सच्चाई का पता लगाने के लिए जाना चाहिए या यहीं रहकर ढाबे की रक्षा करनी चाहिए और अपने पिता की देखभाल करनी चाहिए? प्रिया का ढाबा आनंद जी के जाने के बाद से और भी खाली लग रहा था। लगातार होती रिमझिम बारिश ने माहौल को और भी भारी बना दिया था। प्रिया हर दिन लगन से ढाबा खोलती, लेकिन ग्राहकों की कमी उसे शांत नहीं होने दे रही थी। आनंद जी का छोड़ा हुआ पत्ते वाला कागज काउंटर पर पैसे के डिब्बे के पास पड़ा रहता था। कई बार प्रिया उसे उठाती, जाने का मन बनाती, लेकिन फिर उसे वापस रख देती। उसके पिता को उसकी जरूरत थी और यह ढाबा ही एकमात्र चीज थी जो उन्हें चला रही थी। एक दोपहर जब प्रिया सफाई कर रही थी, एक युवा आदमी ढाबे में आया। वो लंबा चौड़ा शानदार सूट में था। हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था और उसकी आंखों में छोटे से सादे ढाबे को देखकर एक परखने वाली नजर थी। मालकिन, मैं एक व्यक्ति के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम आनंद है। क्या आप उन्हें जानती है? उसकी आवाज़ गहरी लेकिन गंभीर थी। प्रिया एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन जल्दी उसने खुद को संभाला। वो यहाँ आते हैं लेकिन अब चले गए हैं। क्या आप उनके रिश्तेदार हैं? वह आदमी बैठ गया और एक कटोरा खिचड़ी मंगवाई। जब प्रिया सेवा कर रही थी तो उसने कहा, मैं विक्रम हूँ, आनंद जी का बेटा। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। प्रिया ने खिचड़ी का कटोरा नीचे रखा। वह हैरान थी। उसके सामने खड़ा यह शानदार आदमी आनंद जी जैसे एक भटके हुए दुखी आदमी के बेटे की उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। खाने के बाद विक्रम ने प्रिया से संदेह भरी आवाज में पूछना शुरू किया, आप मेरे पिता को कब से जानती हैं? क्या आप जानती है कि वह असल में कौन है? प्रिया ने भौहें सिकोड़ी और जवाब दिया, मैं बस एक अजनबी हूँ जिसने उनकी ज़रूरत के समय मदद की। मैं नहीं जानती कि वह कौन है और मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। विक्रम हल्के से हंसा, आपको दिलचस्पी नहीं है? विश्वास करना मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि मेरे पिता को आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका उनके साथ कोई इरादा नहीं है। अपमानित महसूस करते हुए प्रिया ने तीखी आवाज में कहा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको यहाँ आकर मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने उनकी मदद की क्योंकि मेरा मानना है कि हर कोई मदद का हकदार है, किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं। विक्रम कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। शायद मैं गलत था, लेकिन आपको समझना होगा, मैं सिर्फ अपने पिता की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उन्हें और चोट पहुँचे। विक्रम ने अपना बटुआ खोला, एक पुरानी तस्वीर निकाली और प्रिया को दी। यही वो है जिन्हें मेरे पिता हमेशा अपने साथ रखते हैं। उन्होंने कहा था कि इन्होंने उनकी जिंदगी बचाई। क्या आप इन्हें पहचानती है? प्रिया तस्वीर देखकर स्तब्ध रह गई। समय के साथ धुंधली होने के बावजूद उसने तस्वीर में दिख रही महिला को पहचान लिया। वह मेरी माँ है, प्रिया ने रंती हुई आवाज में कहा। विक्रम हैरान रह गया, क्या कहा तुमने? मेरे पिता हमेशा यह तस्वीर अपने साथ रखते हैं। उन्होंने कभी साफ नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह महिला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिया ने तस्वीर को देखा, उनकी भावनाएं उमड़ पड़ी। धुंधली यादों से उनकी माँ की युवावस्था की छवि पहले से कहीं ज़्यादा साफ हो गई। दयालुता और क्षमा की उनकी शिक्षाएं उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे माँ उसके बगल में ही खड़ी हो। विक्रम ने चुप्पी तोड़ी, अगर आप सच में पूरी कहानी जानना चाहती है तो उस पते पर चलिए जो मेरे पिता ने छोड़ा है। मैं आपके साथ चलूँगा। प्रिया ने विक्रम को देखा, उसकी आंखों में सच्चाई महसूस की, लेकिन उसके मन में अभी भी कई विचार थे। ढाबे को उसकी जरूरत थी, उसके पिता को उसकी देखभाल की जरूरत थी। क्या वह सच्चाई की तलाश में जा सकती थी या उसे अनसुलझे सवालों के साथ जीना होगा? प्रिया काउंटर पर खड़ी रही, हाथों में तस्वीर लिए। उसका दिल जैसे भारी हो गया। एक और मुश्किल फैसला उसके सामने था। प्रिया ने अपने करीबी 10 रिश्तेदारों को
अपने पिता की अच्छी तरह से देखभाल करने की हिदायत दी और फिर विक्रम के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। हालांकि वह बहुत दुविधा में थी। प्रिया जानती थी कि यह आनंद जी के बारे में और उसके जानने का एकमात्र मौका है, वह आदमी जिसके आने से उसकी जिंदगी बदल गई थी। रास्ते में प्रिया और विक्रम ने और बातें की। विक्रम ने अपने अकेलेपन से भरे युवावस्था के बारे में बताया, जब पिता के जाने के बाद उसे खुद ही सब कुछ संभालना पड़ा। विक्रम की आंखों में प्रिया ने गहरा दुख और थोड़ी नाराजगी देखी। जवाब में प्रिया ने अपने परिवार की मुश्किलों का बताया, अपनी माँ और दयालुता के सबक के बारे में बताया जो वह हमेशा सिखाती थी। प्रिया की बातों ने विक्रम का दिल धीरे धीरे खुल गया। वह उसे एक अलग नज़र से देखने लगा, संदेह से नहीं बल्कि सहानुभूति से। बस एक पुराने मोहल्ले के सामने रुकी जहाँ के घरों में समय की खामोशी बसी थी। कागज पर लिखे पते के अनुसार प्रिया और विक्रम एक छोटे से घर तक पहुँचे जो गली के अंत तक में शांत खड़ा था। दरवाजे के सामने एक मुरझाए हुए कागज के फूलों का गुच्छा था। नज़ारा सादा लेकिन अजीब तरह से शांतिपूर्ण था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला ने दरवाज़ा खोला। घर की मालकिन रमा देवी ने विक्रम को आश्चर्य से देखा। तुम आनंद जी के बेटे हो, है ना? उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। विक्रम हैरान रह गया। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मेरे पिता, वो कहाँ है अम्मा? रमा देवी ने उन्हें अंदर बुलाया और धीरे धीरे बताया कि आनंद जी कई सालों तक यहीं रहे। हालांकि कुछ समय पहले वह स्वास्थ्य कारणों से चले गए। बस एक पत्र और कुछ कागजात छोड़ गए। उन्होंने वह पत्र प्रिया को दिया। प्रिया ने पत्र खोला। आनंद जी की लिखावट साफ लेकिन भावनाओं से भरी थी। प्रिया और विक्रम को, मेरी जिंदगी गलतियों और नुकसान की एक श्रृंखला रही है, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा वह उन लोगों की दयालुता है जिन्होंने मुझे बचाया। प्रिया, तुम्हारी माँ सबसे महान महिला थी जिनसे मैं मिला। उस दिन मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे लगा था कि मैं नहीं बचूंगा। तुम्हारी माँ ने मुझे अस्पताल पहुंचाया, मेरी देखभाल की, जबकि उनके पास खुद कुछ नहीं था। उन्होंने कहा था कि दयालुता के लिए एक शर्त की जरूरत नहीं होती, बस सच्ची नीयत होनी चाहिए। बाद के सालों में मुझे धोखा मिला। मैंने सब कुछ खो दिया, संपत्ति, परिवार और सम्मान। मैं विक्रम से दूर चला गया क्योंकि मुझे लगा कि मैं पिता कहलाने के लायक नहीं हूँ। तब से मैं एक भटकी हुई जिंदगी जी रहा हूँ, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए के रूप में जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रिया, तुम उस दयालुता का प्रतीक हो जो तुम्हारी माँ में थी। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी माँ को देखता हूँ और इससे मुझे विश्वास होता है कि दयालुता कभी भुलाई नहीं जाती। प्रिया ने पत्र पढ़ा। उसके आंसू बहने लगे। आनंद जी के शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे, दर्दनाक और मार्मिक दोनों। विक्रम बगल में खड़ा था। उसके चेहरे पर पछतावा था। रमा देवी ने उन्हें देखकर कहा, आनंद जी ने अपने बच्चे हुए ज्यादातर पैसे गरीबों की मदद में लगा दिए। वह हमेशा कहते थे कि वह अतीत को नहीं सुधार सकते लेकिन वर्तमान में सही काम कर सकते हैं। रमा देवी ने बताया कि आनंद जी अब पास के एक छोटे से अस्पताल में है। उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ रही है, शायद अभाव और चिंता में बीते सालों की वजह से। प्रिया और विक्रम तुरंत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आनंद जी को एक सारे कमरे में पाया। वह एक पुराने बिस्तर पर लेटे थे। उनका शरीर दुबला पतला था लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक शांत चमक थी। उन्हें देखकर आनंद जी मुस्कुराए। तुम दोनों आ गए, शायद अब समय आ गया है कि सारी सच्चाई सामने आए। उन्होंने विक्रम का हाथ पकड़ा। उनकी आवाज़ कमजोर लेकिन सच्ची थी। विक्रम, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मैं खुद का सामना नहीं कर सका। मैं तुम्हें देखकर खुद को दोषी महसूस किए बिना नहीं रह सका। विक्रम ने उनका हाथ कसकर पकड़ा। उसके आंसू बह निकले। पिताजी, मुझे अतीत की परवाह नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आप वापस आ जाए, बस हम एक परिवार बने। आनंद जी प्रिया की ओर मुड़े। उनके आंखें कृतज्ञता से भरी थी। प्रिया, विश्वास वापस पाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत गर्व होगा। मैं तुम्हारी दयालुता का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जिंदगी तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ें देगी। प्रिया ने रूंधी हुई आवाज़ में जवाब दिया, आपने किसी से भी ज़्यादा अच्छे काम किए हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी माँ जहाँ भी होगी वह भी संतुष्ट महसूस करेगी। बातचीत खत्म होने से पहले आनंद जी ने कहा, एक आखिरी बात है जो मुझे तुम दोनों से कहनी है, लेकिन कल तक इंतजार करो। मुझे तैयारी के लिए थोड़ा और समय चाहिए। आनंद जी के शब्द ने एक तनावपूर्ण माहौल छोड़ दिया जिससे प्रिया और विक्रम उत्सुक हो गए। आनंद जी ने अभी तक क्या नहीं बताया था, क्या वह सच्चाई सब कुछ बदल देगी। अगली सुबह प्रिया और विक्रम अस्पताल वापस आए। माहौल शांत था, बस गलियारे से गुजरती नर्सों के कदमों की आवाज़ आ रही थी। दोनों आनंद जी के कमरे में दाखिल हुए। दिल में चिंता थी। आनंद जी लेटे हुए थे। उनकी आंखें अधखुली थी, चेहरा मुरझाया हुआ था।
लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक चमक थी। डॉक्टर ने हिदायत दी थी, उन्हें बहुत आराम की जरूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह किसी महत्वपूर्ण बात का इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों उनसे बात करें, लेकिन उन्हें ज्यादा भावुक न होने दें। प्रिया और विक्रम पास गए। आनंद जी ने आंख खोली, एक हल्की मुस्कान दी। तुम दोनों आ गए, अब समय आ गया है कि सब कुछ साफ हो जाए। आनंद जी ने कमजोर आवाज में उन्हें बैठने का इशारा किया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में यादों का बोझ था। उन्होंने कई साल पहले की कहानी सुनाई, जब वह अपने व्यापार की समस्याओं से भाग रहे थे। एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई, वह बुरी तरह घायल हो गए और एक सुनसान सड़क पर पड़े थे। प्रिया की माँ, जो संयोग से वहां से गुजर रही थी, ने उन्हें बचाया। तुम्हारी माँ मुझे जानती तक नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। बिना किसी उम्मीद के सारे बिल चुकाए। उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूला, हर किसी को अपनी गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिलता। अगर तुम जिंदा रहे हो तो इस तरह जीना कि तुम इसके लायक हो। वह एक पल के लिए रुके। उनकी आंखें दूर तक देख रही थी, जैसे अतीत के हर विवरण को फिर से गढ़ने की कोशिश कर रहे हो। उस बात ने मुझे बदल दिया, लेकिन मैं इतना कायर था कि उनकी दयालुता का सामना नहीं कर सका। सीधे धन्यवाद कहने के बजाय मैंने बस किसी और के जरिए कुछ पैसे भेजे, इस उम्मीद में कि यह उनके परिवार के मुश्किल समय में मदद करेगा। प्रिया यह सुनकर उसके आंसू चुपचाप गालों पर लुढ़क गए। उसकी माँ की छवि, एक मजबूत और दयालु महिला, उनके दिमाग में उभर आई। आनंद जी ने विक्रम को देखा, उनकी आवाज रंधी हुई थी। विक्रम, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की। मैंने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे लगा कि ऐसा करने से तुम मेरे साये से बच जाओगी, एक असफल और समाज द्वारा ठुकराए गए आदमी से, साये से। लेकिन मैं गलत था, कुछ भी उन सालों की भरपाई नहीं कर सका जो मैं तुम्हारे साथ नहीं था। विक्रम ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा, उनके आंसू बह निकले। पिताजी, मैं आपको दोष नहीं देता, मैं बस चाहता हूँ कि आप जाने कि मैं हमेशा आपको ढूंढता रहा। मुझे आपके पैसे या प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है, मुझे बस आप चाहिए। प्रिया ने पिता पुत्र को देखा, उसका दिल भावनाओं से भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ की दयालुता ने न केवल एक इंसान को बचाया, बल्कि एक पूरे परिवार के लिए उम्मीद का बीज बोया। उसने आनंद जी से अपनी माँ के हार पर बने विशेष प्रतीक के बारे में पूछा। उनकी आंखें एक पल के लिए चमक उठी। उन्होंने कहा, वह प्रतीक मेरे परिवार का है। जब मैंने सब कुछ खो दिया तो यही एकमात्र चीज थी जो मैंने रखी थी। जब मैंने तुम्हारी माँ के गले में वह हार देखा तो मुझे लगा कि यह किस्मत है। उन्होंने मुझे उन मूल्यों की याद दिलाई जो मैंने खो दिए थे। प्रिया ने आनंद जी के शब्दों में पत्ता और सच्चाई महसूस की। उसने धीरे से कहा, आपको अतीत का बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ को जरूर गर्व होगा कि आपने उनकी सिखाई बात के अनुसार जीवन जिया। बातचीत खत्म होने से पहले आनंद जी ने दोनों को पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर लेकिन साफ थी। मैंने शहर के घर में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज छोड़ा है। वह दस्तावेज तुम दोनों को मेरे अतीत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, यह समझने में कि मुझे सब कुछ क्यों छोड़ना पड़ा। उसे एक साथ ढूंढो ताकि सब कुछ साफ हो जाए। अचानक उन्हें जोर से खांसी आई, उनकी सांसें तेज हो गई। डॉक्टर तुरंत कमरे में आए और प्रिया और विक्रम को बाहर जाने के लिए कहा ताकि वह आराम कर सके। दोनों गलियारे में खड़े थे, दिल में चिंता थी। विक्रम ने प्रिया को देखकर धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मेरे पिता अतीत का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या उनमें हमारे साथ इस रास्ते के अंत तक चलने की ताकत है? प्रिया ने पत्ते वाले कागज को कसकर पकड़ा, उसकी आंखें दृढ़ थी। हमें यह करना होगा, न केवल उनके लिए बल्कि अपने लिए भी। सब कुछ साफ होना चाहिए, चाहे जवाब कुछ भी हो। प्रिया के कंधे भारी थे। जब वह अस्पताल के कमरे से बाहर निकली, डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आनंद जी शायद नहीं बचेंगे। ऑपरेशन के लिए जरूरी रकम उसकी और विक्रम की क्षमता से बहुत ज्यादा थी। विक्रम कुर्सी पर चुपचाप बैठा था, उसके चेहरे पर लाचार हिसाब झलक रही थी। प्रिया, मेरे पास कुछ बचत है, लेकिन वह खर्च का एक छोटा सा हिस्सा ही है। हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। प्रिया ने विक्रम को देखा, उसका दिल दुविधा में था। उसके दिमाग में अपनी माँ का छोड़ा हुआ हार घूमने लगा, एक पवित्र आखिरी निशानी जो परिवार का प्रतीक थी। लेकिन यही एकमात्र चीज थी जिसे वह आनंद जी को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। उस शाम प्रिया घर लौटी और अपने पिता के पास बैठ गई। उन्होंने उसकी आंखों में दुविधा देखी और पूछा, प्रिया, तुम क्या सोच रही हो? क्या यह हार के बारे में है? प्रिया ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, मैं इसे बेचना नहीं चाहती, लेकिन अगर नहीं बेचा तो मैं नहीं जानती कि आनंद जी की मदद कैसे करूं। उसके पिता ने सिर हिलाया, उनकी आवाज़ कांप रही थी। यह सिर्फ एक चीज़ नहीं है, यह वह सारा प्यार और यादें हैं जो तुम्हारी माँ ने छोड़ी है। हमने बहुत कुछ खो दिया है प्रिया, चलो यह आखिरी चीज़ न खोए।
प्रिया ने सिर झुकाया, आंसू गिर पड़े। मैं जानती हूँ पिताजी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर माँ जिंदा होती तो वह एक जरूरतमंद को बचाने का चुनाव करती। अगली सुबह प्रिया हार लेकर एक सुनार की दुकान पर गई। हार को हाथ में पकड़ते ही उसका दिल यादों से भर गया। उसे अपने बचपन के दिन याद आए जब उसकी माँ हार पहनकर रोटियां बनाती थी, उसकी और उसके पिता की देखभाल करती थी। एक कोमल मुस्कान के साथ, माँ मुझे विश्वास है कि आप मुझे समझेगी, प्रिया ने खुद से कहा और हार सुनार को दे दिया। उसे जो रकम मिली वह आनंद जी के ऑपरेशन के खर्च में रोज योगदान देने के लिए काफी थी। दुकान से निकलते समय प्रिया को दिल में हल्कापन महसूस हुआ, जैसे उसकी माँ उसे देख रही हो और उसके फैसले का समर्थन कर रही हो। प्रिया वह रकम लेकर अस्पताल गई और विक्रम के साथ मिलकर सारी औपचारिकताएं पूरी की। विक्रम ने प्रिया को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। प्रिया, तुमने वह किया जो हर कोई करने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुम्हारा हर चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, सबसे जरूरी यह नहीं है कि हमने कितना किया, बल्कि यह है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की। दोपहर में प्रिया और विक्रम उस पते पर गए जो आनंद जी ने छोड़ा था। यह एक कहानी जर्जर इमारत थी जो एक छोटी सी गली में गहरी थी। घर के अंदर उन्हें एक छोटा सा संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर यादगार चीजें और कागजात का देखकर दोनों हैरान रह गए। संदूक में आनंद जी का एक हस्तलिखित पत्र और कुछ दस्तावेज थे जो अतीत की दर्दनाक कहानी को उजागर करते थे। उन्होंने बताया कि वह कभी एक सफल व्यवसायी थे, लेकिन उन्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त ठाकुर साहब, जो प्रिया के साहूकार थे, ने धोखा दिया था। संदूक में रखे अधूरे व्यापारिक अनुबंध से पता चलता कि ठाकुर साहब ने उनकी संपत्ति हड़प ली थी और आनंद जी को दिवालिया छोड़ दिया था। इन चीजों ने न केवल उनके करियर को नष्ट कर दिया, बल्कि उन्हें इंसान पर से विश्वास भी खोने पर मजबूर कर दिया और उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ा। प्रिया ने हर पंक्ति को पढ़ा, उस पछतावे और दर्द को महसूस किया जो आनंद जी ने सहा था। पत्र की आखिरी पंक्ति में लिखा था, हमेशा याद रखना, विश्वास सही व्यक्ति पर किया जाना चाहिए, लेकिन दयालुता हमेशा जरूरी होती है। कभी भी अपनी दयालुता मत खोना, क्योंकि यह सबसे कीमती चीज है जिसे हमें जिंदगी में बचा सकते हैं। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखें भावनाओं से भरी थी। वो प्रिया की ओर मुड़ा। प्रिया, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। मैं ठाकुर साहब को और लोगों को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता, जैसे उन्होंने मेरे पिता के साथ किया। प्रिया ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा, उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। हमें कुछ भी करने से पहले सब कुछ जानना होगा। जल्दबाजी से सब कुछ और खराब हो सकता है। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दृढ़ संकल्प था। एक सुबह ठाकुर साहब अचानक ढाबे पर आए। वह अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनका रवैया कर्ज मांगने आने वाले डरावने आदमी से बिल्कुल अलग था। जब प्रिया खाना लेकर आई तो ठाकुर साहब ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। न केवल ढाबा बचाया, बल्कि इसे एक ऐसी जगह बना दिया जहां लोग वापस आना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें बात करने की जरूरत है। प्रिया हैरान थी, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। वह नहीं जानती थी कि ठाकुर साहब क्या चाहते हैं, लेकिन उसे लगा कि यह एक तनावपूर्ण सामना होगा। प्रिया का नया ढाबा न केवल दृढ़ता और दयालुता का प्रतीक बन गया, बल्कि गांव में लोगों को जोड़ने का एक केंद्र भी बन गया। लेकिन ठाकुर साहब का आना एक चेतावनी की तरह था कि अतीत अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रिया का ढाबा अब सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं थी जहां ग्राहक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने आते थे, बल्कि यह साझा करने और प्यार का केंद्र भी बन गया था। पारिवारिक स्वाद वाले भोजन, हल्की पीली रोशनी के नीचे आत्मीय बातचीत, इन सब ढाबे को शांत ग्रामीण इलाके का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया था। भोजन के बाद ठाकुर साहब बैठे रहे और ढाबे के चारों ओर देखने लगे। उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी, जैसे वह पुरानी यादों में खो गए हो। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस जगह एक ऐसी जगह बना दिया जहां हर कोई आना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पूरी कहानी नहीं समझती। प्रिया ने उनके सामने चाय का प्याला रखा, अपनी आवाज शांत रखते हुए, अगर आप बताना चाहते हो तो मैं सुनने को तैयार हूँ। ठाकुर साहब ने धीरे धीरे अतीत के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वह कभी आनंद जी के साथी थे और इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने अपने दोस्त के विश्वास का फायदा उठाया था। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आनंद जी बहुत जिद्दी थे और उन्होंने सलाह नहीं मानी, जिससे गंभीर परिणाम हुए। वह हमेशा मानते थे कि दयालुता सब कुछ हल कर सकती है, लेकिन व्यापार में यह गलती है। ठाकुर साहब ने ठंडी आवाज में कहा। प्रिया अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और जवाब दिया, आप सोच सकते हैं कि दयालुता कमजोर होती है, लेकिन मेरा मानना है कि यह सबसे बड़ी ताकत है। यह मेरी माँ की दयालुता थी जिसने आनंद जी को बचाया, और यही दयालुता इस ढाबे को वापस लाई। अगर यह न होती तो मैं आज यहाँ खड़ी होती ही नहीं। ठाकुर साहब चुप हो गए। उनके चेहरे पर एक पल के लिए हलचल हुई,
लेकिन बहस करने के बजाय वह खड़े हुए और बिना कुछ कहे धीरे धीरे ढाबे से चले गए। कुछ दिनों बाद प्रिया ने उन सभी लोगों का धन्यवाद करने के लिए एक मुफ्त भोजन का आयोजन करने का फैसला किया जिन्होंने इस मुश्किल समय में उसका समर्थन किया था। उसके गांव के कुछ लोग और लोगों ने काम पर रखा जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, जिसने उन्हें एक स्थिर आय को स्रोत मिला। ढाबा धीरे धीरे साझा करने का प्रतीक बन गया। उन दिन का धन्यवाद भोजन न केवल सभी के लिए खुशी लेकर आया बल्कि दयालुता और मानवता का संदेश भी फैलाया। विक्रम दूर से प्रिया को ग्राहकों की हंसी मजाक के बीच व्यस्त देखता रहा। वो पास आया और धीरे से कहा, तुमने न केवल अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बदली है बल्कि मुझे भी बदल दिया है। प्रिया मुस्कुराई। हर सभी हर दिन बेहतर तरीके से जीना सीख रहे हैं। छोटे छोटे बदलाव भी चमत्कार कर सकते हैं। एक शाम पुराने कागजात साफ करते हुए प्रिया और विक्रम को ढाबे की गुप्त दराज में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मिला। यह दस्तावेज आनंद जी और ठाकुर साहब के बीच का एक अनुबंध था जिसमें वे प्रतिकूल शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी थी जो ठाकुर साहब ने जानबूझकर डाली थी। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी। उसने मेरे पिता को धोखा दिया, विश्वास का फायदा उठाकर संपत्ति हड़प ली। मैं इसे माफ नहीं कर सकता। प्रिया ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा, उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। मैं समझती हूँ कि तुम गुस्से में हो, लेकिन हमें शांत रहने की जरूरत है। कोई भी फैसला करने से पहले हमें सब कुछ अच्छी तरह से जानना होगा। अगर हम गलती करते हैं तो हम इस मुद्दे को सुलझाने का मौका ही खो देंगे। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दृढ़ संकल्प था। एक सुबह ठाकुर साहब फिर से ढाबे पर आए, इस बार एक अलग अंदाज में। उन्होंने प्रिया को देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे बयां करना मुश्किल था। प्रिया बेटी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शायद मैं गलत था। मैं अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दो। ठाकुर साहब ने ढाबे को एक रेस्टोरेंट श्रृंखला के विकसित करने में मदद करने के लिए एक बड़ी राशि निवेश करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह आनंद जी और उनके परिवार से माफी मांगने का उनका तरीका है। प्रिया इस प्रस्ताव पर उलझन में पड़ गई। हालांकि ठाकुर साहब ईमानदार लग रहे थे, वह उनके असली इरादे पर सवाल किए बिना रह सकी नहीं। वह एक बड़े मोड़ पर खड़ी थी। ढाबे का विस्तार करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार करे या अपने परिवार का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए इसे अस्वीकार कर दे। प्रिया का नया ढाबा न केवल खाने की जगह थी बल्कि दृढ़ता, दयालुता और साझा करने की भावना का प्रतीक भी था। लेकिन ठाकुर साहब के प्रस्ताव ने एक नई चुनौती पेश की जिससे प्रिया को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। प्रिया पूरी रात ठाकुर साहब के प्रस्ताव के बारे में सोचती रही। मेज पर रखे दिए गए हल्की रोशनी के में उसे अपनी माँ की याद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसे वे सबक याद आए जो माँ ने सिखाए। उनकी गर्म आवाज़ जैसे अभी भी कानों में गूंज रही थी। माफ़ करना सिर्फ दूसरों को एक मौका देना नहीं है, बल्कि खुद को भी आगे बढ़ने का एक रास्ता देना है। प्रिया ने खुद से पूछा, क्या मैं अतीत के घाव को छोड़कर एक नया भविष्य बना सकती हूँ? न केवल अपने लिए बल्कि उस ढाबे के लिए भी जहाँ मेरे परिवार की इतनी यादें हैं। अगली सुबह प्रिया ढाबे पर ठाकुर साहब से मिली। उसने दृढ़ लेकिन भावनाओं से भरी आवाज़ में कहा, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। सब कुछ पारदर्शी और स्पष्ट होना चाहिए और आपको वादा करना होगा कि आप फिर कभी किसी के विश्वास का फायदा नहीं उठाओगे। ठाकुर साहब प्रिया के शब्दों पर एक पल के लिए चुप हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। तुम में मुझसे ज़्यादा विश्वास है। मैं वैसा ही करूँगा जैसा मैंने वादा किया है। इसी बीच अस्पताल में आनंद जी, प्रिया और विक्रम की समर्पित देखभाल की बदौलत धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। बिस्तर पर लेटे हुए दिलों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया। यादों का एक एक टुकड़ा वापस आ रहा था। एक दोपहर जब प्रिया उनसे मिलने आई तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तुमने जो किया उसने न केवल मुझे बचाया बल्कि मुझे दयालुता का असली मूल्य भी समझाया। प्रिया मुस्कुराई। आपने मुझे सिखाया कि दयालुता हमेशा वापस आने का रास्ता खोज लेती है और जब हम इसे देते हैं तो यह फर्क गुना बढ़ जाती है। ठाकुर साहब के निवेश और प्रिया का अर्थात प्रयासों ने ढाबे का विस्तार हुआ। नई शाखाएं धीरे धीरे खुलने लगी, लेकिन ढाबे के मूल मूल्य बने रहे। हर व्यंजन दिल से बनाया जाता था जो एक परिवार की तरह अपनेपन और गर्माहट का एहसास देता था। प्रिया ने उन सभी लोगों का धन्यवाद करने के लिए ढाबे पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जो इस कठिन यात्रा में उसके साथ थे। गर्म पीली रोशनी से भरे माहौल में सभी लोग बैठे अपनी सरल लेकिन सार्थक जीवन की कहानियां साझा करते रहे। पार्टी में आनंद जी खड़े हुए परिचित चेहरों को देखा और फिर कहा, मैंने एक बार सब कुछ खो दिया था, संपत्ति, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि परिवार भी,
लेकिन एक अजनबी दयालुता ने मुझे बचाया। आज मैं समझता हूँ कि दयालुता न केवल एक व्यक्ति को बदलती है बल्कि एक आसपास के लोगों में भी फैलाती है, जिससे वे बेहतर जीवन जीते हैं। जब पार्टी खत्म हुई, प्रिया और विक्रम ने दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लगाई, उसकी माँ की और आनंद जी और उसके पिता थे। तस्वीर के नीचे सरल लिखावट में एक छोटी सी पंक्ति लिखी थी, दयालुता एक अनमोल उपहार है, इसे पूरे दिल से दो और पाओ। प्रिया ने तस्वीर को देखा, उसका दिल भावनाओं से भर गया। उसने अपने पिता से कहा, मुझे विश्वास है कि माँ यह सब देख रही है और हम जो कर रहे हैं उस पर उन्हें गर्व है। प्रिया के पिता ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे जिन्हें वह छिपा नहीं सकते। प्रिया ढाबे के दरवाजे पर खड़ी थी, रात की खामोशी को रोशन करते दियों की जगमगाती रोशनी को देख रही थी। अंदर से आती हंसी और बातचीत की गर्म आवाज़ों ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर किया। उसने खुद से कहा, दयालुता हमेशा वापस आने का रास्ता खोज लेती है और जब हम इसे देते हैं तो हमें न केवल खुशी मिलती है बल्कि हमें आसपास के लोगों के साथ गहरे संबंध भी मिलते हैं। ढाबा सिर्फ स्वादिष्ट भोजन परोसने की जगह नहीं था, बल्कि यह दिनों को जोड़ने से साझा करने और मानवता का प्रतीक बन गया था। दोस्तों, आप सब कहां से हमें सुन रहे हैं, नीचे टिप्पणी करके जरूर बताइए। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, यह भी हमें बताइएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहे। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही प्रेरणादायक या दिलचस्प कहानी है जिसे आप सबके सामने साझा करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर भेजिए ताकि हम उसे सभी लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।